स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच में बिहार के बाद अब बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर सीधा गवर्नर के ऊपर ही एफआईआर करवा दिया तृणमूल कांग्रेस ने। बताएंगे कैसे ममता से पंगे लेने वाले गवर्नर की हालत खराब है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने कौन से बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा जवाब। और आखिरकार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या नई जानकारी आई है दोस्तों। बताएंगे कौन से पार्टी के कौन से मंत्री बनाए गए हैं और परिवारवाद के तहत जमकर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं नाम दोस्तों, जिसे लेकर मोदी और शाह फिर से है सवालों के घेरे में। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर एसआईआर लागू करने से पहले बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की हालत खराब करने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद एसआईआर को लेकर चल रही तमाम तरीके की चर्चाओं के बीच पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर गवर्नर यानी बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है दोस्तों। बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच में टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्तों की तृणमूल कांग्रेस ने सीधा राज्यपाल यानी भाजपा के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर के खिलाफ ही जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी दोस्तों। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि राजभवन के अंदर बीजेपी समर्थित लोगों को शरण दिया जा रहा है और हथियार गोला बारूद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी राज्यपाल जिस राजभवन के अंदर रहते हैं उसके अंदर हथियार गोला बारूद रखा गया है जो बीजेपी के गुंडों को दिया जा रहा है, ताकि बंगाल के अंदर अफरा तफरी की स्थिति पैदा की जाए, बंगाल में अशांति फैलाया जाए। और एसआईआर के बीच में अशांति फैलाने की बड़ी साजिश बंगाल में चल रही है और राज्यपाल उसका पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। राज्यपाल ने इस मामले पर पुलिस की एजेंसियों को राजभवन में बुलाकर तलाशी करवाने के लिए बोला दोस्तों, और दावा किया गया कि कुछ भी नहीं निकला है, झूठे आरोप लगाए गए। इसके बाद राज्यपाल की ओर से एफआईआर में कल्याण बनर्जी का नाम दिया गया दोस्तों और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं के तहत कल्याण बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें धारा 151, 152, 196, 197, 353 के तहत मामले दर्ज किए गए दोस्तों। बनर्जी की ओर से दी गई शिकायत में बीएनएस की धारा 61 यानी आपराधिक साजिश, 152 यानी सार्वभौमिक एकता को खतरा में डालना, 192 यानी दंगा भड़काने और उकसाने का मामला और 196 समुदायों के बीच में वैमनस्य और 353 यानी लोक उपद्रव हेतु वक्तव्य देना जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया दोस्तों। और राज्यपाल की ओर से एफआईआर होने के बाद अब राजभवन की तलाशी तो की गई दोस्तों, लेकिन अब जो खबर आई है उसके अनुसार कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाते हुए अब अपने वकील को भेजकर गवर्नर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है दोस्तों। गवर्नर पर आरोप लगाए गए हैं कि गवर्नर ने पुलिस प्रशासन और पूरी विधि व्यवस्था को लेकर उल्टा बयान दिया, यानी पुलिस वालों को शिकारी शब्द से संबोधित किया गया और राज्य सरकार के काम करने के तरीके की आलोचना की गई। पश्चिम बंगाल में बढ़ सकता है राजनीतिक तनाव और ज्यादा दोस्तों, यानी सोचिए कि गवर्नर के ऊपर ही उल्टा एफआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक के बदले दो जवाब देने में विश्वास रखते हैं और यही बड़ा कारण है कि गवर्नर के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस का संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर एसआईआर हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो, बीजेपी इतनी जल्दी नैरेटिव नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को एक एक मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस चार अलग अलग तरीके से घेरेगी और यही बड़ा कारण है कि बंगाल में राजनीति करना, बंगाल में चुनाव लड़ना और देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रहे एसआईआर बिना किसी प्लान के किया जा रहा है, जो न केवल अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है। मुख्यमंत्री ने सीईसी ज्ञानेश को अपना एक लेटर लिखा है दोस्तों और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूँ कि बंगाल में क्या चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसके कारण हालात खतरनाक होते चले जा रहे हैं और कई सारे लोग इससे परेशान हो चुके हैं। अधिकारियों और नागरिकों पर इसे थोपा जा रहा है। अधिकारी परेशान है कि उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है, नागरिक परेशान है कि उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनको काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी ने 28 लोगों की मौत का भी एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद से बंगाल के अंदर अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है और चुनाव आयोग को इसका जिम्मेदार बताया गया है दोस्तों। आरोप लगाया गया है कि आयोग ने अनियोजित निर्णय के कारण कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक दबाव डाला है। एक ऐसी दुखद घटना हो रही है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पुराने मामले सूची वाले लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोगों में मौत का डर है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ये जो दावा कर रही है कि 28 बंगाली लोगों की मौत हुई है इस पूरे एसआईआर के दौरान, अभी तक तो एसआईआर की शुरुआत ही हुई है दोस्तों। और उस बीच ममता बनर्जी जो दावा कर रही है 28 लोगों की मौत का, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं की जानी चाहिए जिससे लोगों की जान चली जाए, और वैसे भी अगर एसआईआर करना था तो 2 साल 3 साल का लंबा टाइम लिया जाता, धीरे धीरे करके प्रोसेस किया जाता, तो इसमें क्या आफत आ जाती। अचानक से बिहार में केवल 1.5-2 महीने के अंदर एसआईआर करवाया गया, बंगाल के अंदर भी 5-6 महीने के अंदर इसे कंप्लीट करने का अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों। और बंगाल एक ऐसा राज्य है जो
बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों, गांधी मैदान में गुरुवार को हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से शपथ लिया है। 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें 14 बीजेपी के, 8 जनता दल यूनाइटेड के, 2 लोजपा आर के और हम और कुशवाहा पार्टी के एक एक मंत्रियों को बनाया गया है। दोस्तों, इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल करवाया गया है। जेडीयू के जमा खां को मंत्री बनाया गया है। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों को अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, उड़ीसा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दोस्तों, और चिराग पासवान ने इस दौरान जीतनराम मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दोस्तों, नीतीश सरकार में लगभग 13 नए चेहरे ऐड किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता थे जो पहले मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर चुके हैं, दोस्तों उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो क्या बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार के दबाव में मंत्रिमंडल का डिजाइन किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे दोस्तों, तो बिहार के अंदर टोटल 26 मंत्रियों में यादव, कुशवाहा, राजपूत, भूमिहार और मुस्लिमों को जगह दी गई है। यानी जो आंकड़े आप देखेंगे उसके अनुसार कुछ इस प्रकार है सिस्टम की। यादव समाज के 2 मंत्री बनाए गए हैं, कि राम कृपाल यादव है और दूसरा विजेंद्र प्रसाद यादव है। दोस्तों, और कुर्मी समाज की बात करें तो श्रवण कुमार का एक नाम है और खुद नीतीश कुमार है। दोस्तों, और उसके बाद कुशवाहा समुदाय की बात करें तो एक मंत्री दीपक प्रकाश है और इसके बाद सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समुदाय से है। दोस्तों, और मल्लाह समाज की बात करें तो मदन सहनी को मौका दिया गया है, जबकि वैश्य समाज से आने वाले अरुण शंकर को जिम्मेदारी दी गई है। नारायण प्रसाद तेली समाज से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे ही राजपूत समाज के कई सारे लोगों को, लगभग 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें लेशी सिंह का भी नाम है और संजय सिंह टाइगर जो राजपूत समाज से हैं उनको भी मौका दिया गया है। श्रेयसी सिंह को भी मंत्री बनाया गया है और संजय कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। पासवान समाज के लोगों की बात करें दोस्तों, तो एक अशोक चौधरी को मौका दिया जा रहा है मंत्री बनाकर और एक संजय कुमार पासवान को जिम्मेदारी दी गई है मंत्री बनाकर। तो ऐसे कई सारे अलग अलग समुदाय के लोगों को मौका दिया गया है। तो देखेंगे इस समीकरण में तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर बीजेपी और नीतीश कुमार फोकस कर रहे हैं ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किए गए सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए किसी बिल को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल किसी बिल को विचार करने के लिए अनिश्चित समय तक अपने पास उस बिल को नहीं रख सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके राज्यपाल के पास पेंडिंग विधेयक को अपनी तरफ से पारित घोषित नहीं करने की पावर है, यानी 142 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा कि आगे इस मामले पर क्या नया निर्णय आता है। दोस्तों, कुल मिलाकर राष्ट्रपति ने पूछा था 143 के अंतर्गत कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक वकील के तौर पर या फिर यूं कहिए कि कानून के एक्सपर्ट के तौर पर राष्ट्रपति को बताए कि आखिर ये जो सुप्रीम कोर्ट नियम लेकर आया है कि 3 महीने के अंदर बिल को पास करना पड़ेगा या फिर बिल पर कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना अपने आप ही बिल पास माना जाएगा। इस पर अब कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से राय ले ली गई है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, इसी आधार पर हो सकता है कोर्ट में मामला फिर से चले। कुल मिलाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा लगातार बिल को पेंडिंग रखा जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि विपक्ष की जो सरकार होती है वहां पर जो राज्यपाल बीजेपी के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वो सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने दिल्ली में एलजी वाला केस देखा था, जहां पर एलजी काम ही नहीं करने दे रहा था, बार बार मामले को रोक रहा था और अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया और 3 महीने का ही टाइम फिक्स कर दिया। तो उसके बाद से अब ये लोग भड़क रहे हैं और सीधा पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वापस से इस मामले पर कोर्ट को ये कहने के लिए कि आप अपने पुराने फैसले को पलटिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।